हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट, जिसमें हम समझने वाले हैं कि नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एज वेल एज इट्स क्रिटिसिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले समझ लेते हैं कि नियो लिबरलिज्म या नव उदारवाद है क्या। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने इसे आईआर के पर्सपेक्टिव से समझा था और यहाँ पर हम इसे एज अ थियोरी ऑफ स्टेट के तौर पर समझने वाले हैं। तो नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी भी है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी है, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करती है। ये फ्री मार्केट्स पर एम्फसाइज करती है, लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। इसका मानना है कि सरकार का इंटरवेंशन लिमिटेड होना चाहिए और इसके साथ ही साथ ये इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सपोर्ट करती है। फ्री मार्केट्स का मतलब है कि इकोनॉमिक सिस्टम का जो आधार है, जिस बेसिस पर एक इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है, वो आधार होना चाहिए द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और सरकार का या तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होना चाहिए या लिमिटेड टू लेस कंट्रोल होना चाहिए। और नियो लिबरलिज्म इमर्ज कैसे हुआ, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स। केन्जियन इकोनॉमिक्स ये कहती थी कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए इकोनॉमिक स्फेयर में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। एंड वेलफेयर स्टेट तो आप जानते ही हैं कि स्टेट जो है वो वेलफेयर के लिए कार्य करे, लोगों की हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए काम करे और उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इनफैक्ट जब हमने लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट डिस्कस करी, उसमें भी हमने समझा कि कैसे लिबरलिज्म के दो डिफरेंट व्यूज हैं, एक है क्लासिकल और दूसरा है मॉडर्न। तो जो मॉडर्न व्यू है वो भी तो स्टेट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है। उसी मॉडर्न व्यू पॉइंट के अगेंस्ट आया नियो लिबरलिज्म, क्योंकि इसका मानना था कि केन्जियन इकोनॉमिक्स और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो चुका है, उससे स्टेट्स को नुकसान हो रहा है, स्टेट्स का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, जिससे स्टेट्स कर्जे में चली गई हैं। और पॉलिटिकल स्फेयर में नियो लिबरलिज्म पॉपुलर हुआ इन द 1970s। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि पॉलिटिकल स्फेयर में तो ये 1970s में पॉपुलर हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये 1930s से ही पॉपुलर है। और इसकी कोशिश थी कि क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज को दोबारा से रिवाइव किया जाए, क्योंकि 1930s के दौरान क्या हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था और ऐसा माना गया था कि केन्जियन इकोनॉमिक्स कंप्लीटली फेल हो गई है। और नियो लिबरलिज्म के जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं फ्रेडरिक हायक, जिनकी आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है विच इज द रोड टू सर्फडम, जिसमें उन्होंने नियो लिबरलिज्म के बारे में बताया है। इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, ये पब्लिश हुई थी अराउंड 1944। हायक ने अपनी किताब में वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज किया है और वो मानते हैं कि स्टेट को अपने पुराने रास्ते पर चला जाना चाहिए, मतलब द स्टेट शुड गो बैक टू बीइंग द क्लासिकल स्टेट। यहाँ ये क्लासिकल लिबरलिज्म को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द मॉडर्न लिबरलिज्म जो कि वेलफेयर स्टेट की बात करता था। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि अगर स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरवीन करने लगी तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसीलिए ये मेन एक्सपोनेंट माने जाते हैं नियो लिबरलिज्म के। इसके अलावा मिल्टन फ्राइडमैन भी इसके एक सपोर्टर हैं, जो कि फ्री मार्केट और मिनिमल टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हैं, अलॉन्ग विद जेम्स ब्यूकैनन। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नियो लिबरलिज्म का, प्रैक्टिकलिटी में इसको स्टेट्स द्वारा अपनाया गया है, वो एग्जाम्पल्स है रीगनॉमिक्स और थैचरिज्म। यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर द्वारा 1980s में कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई गई थी, जिसे कि रीगनॉमिक्स और थैचरिज्म बोला जाता है। और ये पॉलिसीज सपोर्ट करती थी प्राइवेटाइजेशन को, डीरेगुलेशन को और रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स को। यहाँ तक कि सरकार ने पब्लिक वेलफेयर पर भी स्पेंडिंग रिड्यूस कर दी। तो इन्हीं पॉलिसीज को रीगनॉमिक्स और थैचरिज्म बोला जाता है और ये नियो लिबरलिज्म का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो जब हम नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट समझ रहे हैं,
हमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इस थियोरी के आइडियाज़ को स्टेट्स ने रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में अडॉप्ट किया है, जो कि इस थियोरी का सिग्निफिकेंस है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिबरलिज्म। जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे हमने इसको पहले भी नियोलिबरलिज्म वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले तो नियोलिबरलिज्म क्या बात करता है कि स्टेट का रोल क्या होना चाहिए। हम स्टेट से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि हम यहाँ नियोलिबरलिज्म को एज अ थियोरी ऑफ स्टेट समझ रहे हैं। तो स्टेट का रोल होना चाहिए क्या, ये इंश्योर करना कि मार्केट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नियोलिबरलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट करता है और नियोलिबरलिज्म ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि स्टेट को इंटरवेंशन करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, बल्कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या मार्केट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं और क्या लोगों की प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है या नहीं है। लेकिन ये जो रोल है ये यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। इससे आगे गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मार्केट में कोई रिफॉर्म्स अगर लाने हैं वो गवर्नमेंट ला सकती है, क्योंकि ऐसा करने से मार्केट प्रॉपर्ली वर्क करेगी। ऑल्सो ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। ये मान के चलता है कि वेलफेयर पर गवर्नमेंट्स को ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहिए, पर कम स्पेंड करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बजट में से 10% एजुकेशन पर स्पेंड करती है तो अकॉर्डिंग टू नियोलिबरलिज्म ये परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए, अराउंड 1% होनी चाहिए। जैसे एक सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करती हैं, एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट कवरेज प्रोवाइड करती है, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देती है, इन चीज़ों पर स्टेट को कम स्पेंडिंग करनी चाहिए एंड रादर द स्टेट शुड एम्फसाइज ऑन फ्री मार्केट्स, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। ऑल्सो इट सपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन। ऐसी कंपनीज या एंटरप्राइजेस जिन्हें सरकार ओन करती है उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, निजीकरण हो जाना चाहिए, और ये कंपनीज और सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर को दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि प्राइवेटाइजेशन एंश्योर्स एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी आती है। सरकार एफिशिएंसी नहीं ला सकती है, वो तो बहुत स्लो है। और बिजनेसेस पे जो रेगुलेशंस हैं उन्हें भी कम करना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, डीरेगुलेट कर देना चाहिए इकोनॉमी को। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ये फोकस करती है। इसका ये मानना है कि इंडिविजुअल को स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए अपने इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, बल्कि खुद से कुछ करना चाहिए। उसको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। स्टेट पर वो रिलाई ना करे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने की भी बात करता है। जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज हों या हैवी टैक्सेस हों, इन चीज़ों को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इसीलिए ये डीरेगुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं कि जितने कम रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उतना ज़्यादा बिजनेसेस के लिए आसानी होगी, उतने बेटर तरीके से वो फंक्शन कर सकेंगे। और इसके अलावा वो ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड को भी सपोर्ट करते हैं, विच मीन्स जो ट्रेड होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता है द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्री फ्लो होना चाहिए गुड्स का, सर्विसेज का, लोगों का, ट्रेड का। तो इन सब आइडियाज पर बेस्ड है नियोलिबरलिज्म। तो इन आइडियाज के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो नियोलिबरल थियोरी ऑफ स्टेट है उसके क्या मेन फीचर्स हैं या क्या इसकी मेन अजम्पशंस हैं। नियोलिबरल थियोरी ऑफ स्टेट एक ऐसी स्टेट को सपोर्ट करती है जो कि सपोर्ट करती हो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को। यहाँ ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी अलग हो जाती है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। ये मानती है कि इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए
और इनफैक्ट स्टेट्स को इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को भी ये सपोर्ट करती है। एक देश में लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सबके लिए लॉ सेम है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, एक ही कोर्ट में सबको ट्राई किया जाएगा। It also supports free market and free trade. It supports limited government, which I have already explained. Limited government किस बेसिस पर फंक्शन करती है? गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये इंश्योर करना है कि मार्केट ढंग से फंक्शन करे। मार्केट रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट काम कर सकती है। वो प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। नियो लिबरल थियोरी एक ऐसी स्टेट को सपोर्ट करती है जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती हो, एज वेल एज रिड्यूस स्टेट बैरियर्स को भी सपोर्ट करती हो। और इसका ये भी मानना है कि स्टेट को वेलफेयर और सोशल सर्विसेज पर कम पैसा खर्च करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये इंडिविजुअल का राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्सप्रेशन और चॉइस को भी सपोर्ट करती है। तो ये है नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट। ये क्लासिकल लिबरलिज्म से काफ़ी सिमिलर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। वो बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की, राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन जो नियो लिबरलिज्म है ये पॉलिटिकल की बजाय इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका कंसर्न है फ्री मार्केट से, वेयरएज जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसका कंसर्न था इंडिविजुअल से। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके आधार पर नियो लिबरल थियोरी को क्रिटिसाइज किया गया है? वैसे तो देखिए इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी क्रिटिसाइज किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पर्सपेक्टिव तो हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मैं बात यहाँ कर रही हूँ नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट की। और साथ ही साथ इसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी क्रिटिसाइज किया गया है। पहला जो इसका मेजर क्रिटिसिज्म है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है, दैट इट फेल्स टू एड्रेस द मार्केट फेलियर्स। नियो लिबरलिज्म के आइडियाज की वजह से मार्केट में मोनोपोली हो जाती है कुछ कंपनीज की, और जो छोटी कंपनीज होती हैं वो फेल हो जाती हैं, जिसके चलते कुछ कंपनीज तो बंद ही हो जाती हैं। और इसकी वजह से ये होता है कई बार तो मार्केट फेलियर ही हो जाता है, मार्केट फेल कर जाती है। तो इस टॉपिक के बारे में नियो लिबरलिज्म बात नहीं करता है, और इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। जो नियो लिबरल पॉलिसीज के क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी से फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, जिससे एक स्टेट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। वहीं थियोरी ऑफ स्टेट की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। वो तो ये है ही, ये कहती है कि स्टेट को वेलफेयर पर कम स्पेंड करना चाहिए। तो इससे गरीब जनता का क्या होगा, जो लोग स्टेट पर निर्भर है उनका क्या होगा? फिर ये नेचर में भी कलोनियलिस्ट है। कलोनियलिस्ट कैसे है? दूसरे देशों से जो एमएनसीज इन्वेस्ट करेंगी वो पहले तो डोमेस्टिक कंपनीज के साथ compete करेंगी, लेकिन क्योंकि एमएनसीज एडवांस्ड हैं ये पूरे चांसेस होंगे कि डोमेस्टिक कंपनीज उनके साथ प्रॉपरली compete ना कर पाए और अल्टीमेटली बंद हो जाए। तो एमएनसीज की एक हेजेमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी कि धीरे धीरे ये एमएनसीज सरकार को भी कंट्रोल करने लगेगी। तो एक नया तरीके का कलोनियलिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा स्टेट में। ऑल्सो इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ये थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा मानना है थॉमस पिकेटी और मार्टिन गैलेंस का। इनका मानना है कि नियो लिबरलिज्म की जो पॉलिसीज हैं इट लीड्स टू इनइक्वालिटी। इससे समाज में इनइक्वालिटी आती है। रिच जो हैं वो रिचर बनते हैं और पुअर जो हैं वो पुअर होते जाते हैं। और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा ये मानते हैं। ऑल्सो इट माइट लीड टू अ कॉर्पोरेट स्टेट, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, किससे पॉसिबिलिटी रहती है कि एक कॉर्पोरेट स्टेट इमर्ज हो जाए
जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सरकार को कंट्रोल करने लगे, हर चीज मोनोपोलाइज कर लें। क्योंकि जब बिग बिजनेस ग्रुप्स की मोनोपोली होगी, छोटी कंपनीज तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। दीज बिग कंपनीज विल बिकम वेरी पावरफुल, इतनी ज्यादा पावरफुल कि ये स्टेट को ही चलाने लगेंगी, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगेंगी, जो कि अगेन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, एक देश के सिटीजन्स के लिए खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियोलिबरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के फायदे नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि एक स्टेट में इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाती है, जो कि इसके सपोर्टर्स मानते हैं। उनका मानना है कि गवर्नमेंट तो इनएफिशिएंट होती है, गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा लॉस में चल रही होती हैं। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एक बिजनेस आ जाता है तो वो प्रॉफिट करने लगता है, बिकॉज दे आर एफिशिएंट। तो जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी एक स्टेट में, ऐसा नियोलिबरल थियरी ऑफ स्टेट का मानना है। इससे सिटीजन्स को क्या फ़ायदा होगा? सिटीजन्स को ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनको ज़्यादा एक्सेस मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, और चीपर रेट पर वो प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल होंगे। चीपर रेट पर वो इसलिए अवेलेबल होंगे क्योंकि पहले तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, उनकी वजह से जो गुड्स थे वो एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, टैक्स कट्स हो गए हैं, तो जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो घट गई, तो चीपर गुड्स अवेलेबल हो गए सिटीजन्स को, उनके पास एक्सेस ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स के लिए क्योंकि बाहर से ज़्यादा कंपनीज आई, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आई। तो सिटीजन्स के लिए ये फ़ायदा है स्टेट में। और साथ ही साथ नियो लिबरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट इंडिविजुअल फ्रीडम को भी सपोर्ट करती है। इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस इन एक्सप्रेशन होनी चाहिए, उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो ये एब्सोल्यूट स्टेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। ये निरंकुश स्टेट को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ये तो ये मानती है कि स्टेट किसके लिए एग्जिस्ट करता है? इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करता है। ये एब्सोल्यूट स्टेट की बजाय एक लिमिटेड स्टेट को सपोर्ट करती है, एक ऐसी स्टेट जो ये इंश्योर करती रहे कि मार्केट ढंग से फंक्शन करती रहे। ऑल्सो इट ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट। नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट से हमें स्टेट का एक नया पर्सपेक्टिव समझने को मिलता है, एक स्टेट का नया नजरिया समझने को मिलता है। इसके अलावा हम इसकी एक और सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, वो ये कि इस थियोरी को प्रैक्टिकलिटी में भी अप्लाई किया जा चुका है। रीगनिज्म के बारे में आप बता सकते हैं, थैचरिज्म के बारे में आप बता सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक इम्प्रैक्टिकल थियोरी है। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट क्या होती है। इट सपोर्ट्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट और ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करती है, लाइक फ्री मार्केट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। सो आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।